दोस्तों, हम सबके बचपन की कुछ ऐसी यादें होती हैं जिन्हें याद करके हम आज भी मुस्कुरा देते हैं। और इस मुस्कुराहट की ढेर सारी वजहों में से एक वजह होती है कुछ ऐसे खिलौने या ऐसे काल्पनिक पात्र जिनकी वजह से हमारा बचपन यादगार बना। हम में से कई लोगों के पास आज भी वो खिलौने रखे होंगे और कईयों को अभी भी याद होगा कि कैसे हम उस खिलौने को अपने सीने से लगाकर सो जाते थे। ऐसी ही कुछ यादों को लिए पेश है हमारी आज की कहानी इफ, यानी कि वो इमेजिनरी फ्रेंड जो बचपन में हमें हौसला दिया करते थे, हमें डरने से बचाया करते थे। तो चलिए अब समय को ना गवाते हुए जल्दी से शुरुआत करते हैं इस कहानी की। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग इफ। कहानी की शुरुआत बी नाम की एक बच्ची के साथ होती है जो अपने परिवार के साथ काफी खुश होती है। वो बताती है कि उसकी माँ रोज उसे ऐसी कहानी सुनाया करती थी जिनसे उनका कोई मतलब नहीं था, बस वो मेरे साथ अपना आखिरी समय बिताना चाहती थी। जी हाँ, जल्द ही बी की माँ कैंसर की वजह से हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा कहकर चली जाती है। बी इस सदमे को सहन नहीं कर पाती है और अपने बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए चली जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बी अब बड़ी हो चुकी है, इसलिए वो न्यूयॉर्क में अपनी दादी के पास छुट्टियों का समय बिताने के लिए आ जाती है। बी की दादी उसे अपने घर में लाती है और उससे बातें करने की कोशिश करती है, क्योंकि ये वही घर है जहाँ बी ने अपनी मॉम के साथ अपना बचपन बिताया था। बी की दादी को पता है कि इस घर में आते ही बी को अपनी माँ की याद जरूर आएगी। दादी बी को उसके कमरे में ले जाकर बचपन में उसके द्वारा बनाई गई उसकी पेंटिंग को दिखाती है, लेकिन अब बी बड़ी हो चुकी है, इसीलिए वो अपनी दादी को रोकती है और उनको बताती है कि मैं अब ये सब पेंटिंग नहीं करती हूँ। कहीं ना कहीं बी जानबूझकर इन सब चीजों को देखने से अवॉइड कर रही होती है, क्योंकि ये सब चीजें उसे अपने खुशहाल परिवार के साथ बिताए पलों की याद दिलाते हैं। यहाँ दादी थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है, क्योंकि उनको भी समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे बी से अपना कनेक्शन बनाए, जिससे कि बी अपने दिल की बात उनसे शेयर कर सके। खैर, दादी बी को बताती है कि हमें अब डैड से मिलना चाहिए। दरअसल बी के डैड को दिल की बीमारी होती है, इसीलिए वो एक लंबे समय से अस्पताल में भर्ती है। बी अस्पताल में पहुंचकर अपने डैड से मिलती है। उसके डैड बीमार होने के बावजूद भी बी के सामने ऐसे एक्ट करते हैं मानो जैसे उनको कुछ हुआ ही ना हो और जैसे वो बस अभी उसके साथ घर चल देंगे। ऐसे ही होते हैं हमारे पेरेंट्स, चाहे वो कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो, वो हमेशा ऐसे दिखाते हैं मानो उनको कुछ हुआ ही नहीं है। बी के डैड बी को देखते ही समझ जाते हैं कि बी के मन में एक डर है कि कहीं वो उसकी मॉम की तरह उसको छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे, लेकिन डैड उसको समझाते हैं कि वो इतनी आसानी से उसको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बी अस्पताल से वापस अपने घर आ जाती है। शाम को अचानक उसको महसूस होता है कि उसके घर में कोई है, इसीलिए वो अपने घर में छानबीन करने लगती है, लेकिन उसको कोई नहीं मिलता। तभी अचानक उसको एक अलमीरा में से कुछ आवाज आती है। अब वो जैसे ही उसको चेक करने के लिए गेट खोलती है, कोई चीज अचानक वहाँ से गायब हो जाती है। अब क्या है ये चीज, इसका मकसद क्या है और ये क्यों बी के पीछे पड़ा हुआ है, ये तो हमको कहानी में आगे पता चल ही जाएगा। तभी अचानक बी उसी अलमीरा में एक वीडियो कैमरा को देखती है, लेकिन काफी समय से चार्ज ना होने की वजह से वो काम नहीं कर रहा होता है। इसलिए बी मार्केट से उस कैमरे के चार्जिंग केबल को लेने चली जाती है। वापस आते वक्त बी नोटिस करती है कि कोई है जो उसका पीछा कर रहा है, इसलिए बी बड़ी तेजी से घर की तरफ बढ़ने लगती है। घर पहुंचते ही वो घर के बाहर एक डॉल को नोटिस करती है। जैसे ही बी उसको आवाज लगाती है, वो डॉल वहाँ से भाग खड़ी होती है। उसका पीछा करते हुए बी अपने घर के ऊपर के एक रूम के बाहर पहुंच जाती है जहाँ वो डॉल गई थी। बी बाहर से आवाज लगाती है, लेकिन तभी एक आदमी अंदर से आवाज देकर बी को जाने के लिए कहता है और अब बी का मन ये जानने के लिए उत्सुक हो चुका है कि अंदर कौन है, इसलिए बी की होल से अंदर झांक कर दिखती है। तभी एक आंख अंदर से उसको देखती है, जिससे भी डर जाती है। ठीक उसी समय उस रूम की ओनर, जो कि एक बूढ़ी औरत है, बाहर निकलकर बी को वहां से जाने के लिए कहती है। डर के मारे बी वापस अपने घर चली जाती है। अगली सुबह बी अपने फादर से मिलने अस्पताल पहुंचती है। अस्पताल में उसे बेंजामिन नाम का एक लड़का मिलता है, जिसको गिरने की वजह से चोट लग गई थी। यहाँ से बी अपने फादर के रूम में पहुंचती है, जहाँ उसके फादर एक नोट लिखकर बेडशीट की रस्सी बनाकर भाग जाने का नाटक करते हैं। लेकिन बी भी अपने फादर को जानती है कि वो ऐसे मस्तियां करते रहते हैं, इसलिए बी सामने की अलमारी को खोलती है जिसमें उसके फादर छुपे हुए होते हैं। दरअसल बी के फादर अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हैं, क्योंकि माँ के गुजर जाने के बाद से ही बी कभी भी खुलकर नहीं मुस्कुराई है। अपने फादर से मिलकर बी अपने घर वापस आ जाती है। शाम को बी उसी वीडियो कैमरा में अपनी मॉम के साथ अपनी पुरानी वीडियोस को देख रही होती है कि तभी उसको किसी की आवाज आती है। वो बाहर चेक करती है तो वो देखती है कि काल नाम का एक आदमी उसी डॉल के साथ कहीं जा रहा है। बी उनका पीछा करना चालू कर देती है। तभी काल चुपके से एक घर में घुसकर किसी को बाहर चलने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं एक पर्पल कलर के बड़े से मॉन्स्टर को, जिसका नाम ब्लू होता है।
ब्लू दरअसल यहाँ एक बच्चे से अपना मैच बनाने आया था। अब क्या है ये मैच, हम आगे जानेंगे। बाहर खड़ी भी ये सब देख रही होती है। वो डर के अपने घर की तरफ भाग रही होती है कि तभी वो डॉल उसके सामने आ जाती है। इतना सब कुछ होते देख बी वहीं पर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद बी की आंखें उसी घर में खुलती है जहाँ पर वो डॉल रहा करती थी। वो डॉल बी को अपना नाम ब्लॉसम बताती है। तभी अचानक ब्लू वहाँ पर आ जाता है, जिसको देखकर बी डर जाती है, लेकिन ब्लॉसम उसको समझाती है कि ये कुछ नहीं करेगा। बी वहाँ पर बहुत सारे बच्चों के फोटोज को नोटिस करती है और तभी वो डॉल बी को बताती है कि हम सब एक इफ हैं, यानी कि इमेजिनरी फ्रेंड। दरअसल ये सब वही किरदार हैं जिन्हें बच्चे बचपन में अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं ताकि वो उनके साथ खेल सके, और मैच मेकिंग उसी का हिस्सा है जहाँ बच्चे अपने फेवरेट इफ को सिलेक्ट करते हैं। ब्लॉसम आगे बताती है कि काल बी का बचपन का इफ है, लेकिन बड़े होने की वजह से बी अब उसको भूल चुकी है। वही सेम हाल ब्लू के बचपन के दोस्त जेरेमी का है। ये सभी इफ कभी ना कभी किसी न किसी बच्चे के इफ रहे हैं। यहाँ ब्लॉसम बी को बताती है कि मैं और काल एक मिशन पर हैं, जिसमें हम इन इफ्स के लिए बच्चे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो धीरे धीरे ये इफ्स गायब होते चले जाएंगे। अगली सुबह बी अपने फादर से मिलने अस्पताल वापस जाती है। रास्ते में वो देखती है कि बेंजामिन अपने रूम में नहीं है। बी उसके लिए फ्लावर रखकर वहाँ से चली जाती है। तभी वो नोटिस करती है कि ब्लू उसका पीछा करते हुए अस्पताल तक पहुँच गया है। बी उसको समझाकर अभी घर वापस जाने के लिए कहती है। अस्पताल से वापस आकर बी काल को बताती है कि इस मैच मेकिंग में मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन काल किसी की हेल्प नहीं लेना चाहता है, इसीलिए वो मना कर देता है। मगर बी भी इतनी आसानी से कहाँ मानने वाली है। वो काल से कहती है कि मैं एक बच्ची हूँ और ये काम मैं अच्छे से कर सकती हूँ। जल्दी काल भी मान जाता है और बी को अपने साथ इफ्स के ठिकाने पर ले जाता है, और ये वही जगह है जहाँ बी की मॉम उसको घुमाने के लिए लाया करती थी। ये जगह एक मेला होती है। यहाँ कई तरह के इफ्स हैं, कोई बबल, कोई सनफ्लावर और बहुत सारे। लेकिन काल बी को सीधे ले जाकर लुइस से मिलाता है। लुइस इन सभी इफ्स में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और एज्ड है। लुई बी को बताता है कि काल बचपन में तुम्हारा ही क्लाउन हुआ करता था, उसका बस एक ही मकसद था, हमेशा तुम्हें खुश रखना, लेकिन अब तुम बड़ी हो गई हो इसलिए तुम उसको भूल गई हो। इसी बीच हम देखते हैं कि एक कीथ नाम का इफ जो किसी को दिखता नहीं है, काल बार बार उससे टकराकर नीचे गिर जाता है। वहीं दूसरी ओर लुइस बी को बताता है कि तुम अपनी इमेजिनेशन से इस जगह को चेंज कर सकती हो। बी ऐसा ही करती है। वो अपनी इमेजिनेशन से कभी फ्लोर तो कभी वहाँ का डिजाइन एक एक करके सब कुछ बदलने लगती है। जल्दी वहाँ पर पार्टी का माहौल बन जाता है, जिसमें बी के साथ बाकी सभी इफ्स भी काफी एंजॉय करते हैं। अगली सुबह बी अपने फादर को बताती है कि उसको एक जॉब मिली है, लेकिन अपनी जॉब को लेकर उन्हें वो कुछ नहीं बताती है। घर जाते वक्त बी बेंजामिन को एक ड्रैगन टॉय देती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें एक इमेजिनरी फ्रेंड चाहिए, जिस पर बेंजामिन हाँ बोल देता है। इस बात से खुश होकर बी काल और लुइस के साथ सभी इफ्स का इंटरव्यू लेने लगती है। कुछ खास इफ्स को सिलेक्ट करके बी अस्पताल आती है और बेंजामिन को अपना इफ चूज करने को कहती है, लेकिन बेंजामिन को उनमें से कोई भी अच्छा नहीं लगता है। इस बात से दुखी होकर बी लुइस से बात करती है। लुइस उसको बताता है कि इफ्स की जरूरत सिर्फ बच्चों को नहीं है, बल्कि अडल्ट्स को भी उनकी जरूरत है। इस बार बी को एक ऐसा आइडिया आता है कि क्यों ना सभी इफ्स को उनके पुराने ओनर से मिलवाया जाए। शाम को बी अपनी दादी से पूछती है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहती थी। उसकी दादी बताती है कि वो बड़े होकर एक डांसर बनना चाहती थी। तभी बी उनकी एक पुरानी फोटो को देखती है जिसमें वो ब्लॉसम को नोटिस करती है, यानी कि दादी की इफ ब्लॉसम थी। इस बात से भी काफी खुश हो जाती है और अगली शाम को चुपके से वो दादी का मन पसंदीदा गाना लगाकर ब्लॉसम के साथ वहीं सोफे के नीचे छुप जाती है। दादी गाना सुनकर अकेले डांस करते हुए ब्लॉसम को याद करने लगती है। अब जैसे जैसे दादी ब्लॉसम को याद करती है, ब्लॉसम के अंदर लाइट जलने लगती है और फाइनली अब दादी ब्लॉसम को देख सकती है। सभी लोग इस बात से काफी खुश होते हैं क्योंकि अब ब्लॉसम को एक घर मिल गया है। दूर से काल ये सब देख रहा होता है, वो भी इस बात से खुश होता है। इसके बाद ब्लू की बारी है जेरेमी से मिलने की। बी डिटेक्टिव इफ से जेरेमी की इंफॉर्मेशन पता करके ब्लू और काल को अपने साथ लेकर जेरेमी से मिलने निकल जाती है। ब्लू जेरेमी से एक वॉशरूम में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ये आइडिया काम नहीं आता। अब बारी है प्लान 2 की, जिसमें बी जेरेमी का फेवरेट फूड लेकर उसी के सामने खाने लगती है। धीरे धीरे जेरेमी भी ब्लू को याद करने लगता है। ब्लू के अंदर भी वैसी लाइट जलने लगती है जैसी ब्लॉसम के अंदर जल रही थी। ये कनेक्शन पूरा होने ही वाला होता है कि तभी जेरेमी को इंटरव्यू के लिए अंदर बुला लिया जाता है, लेकिन अंदर जाने से पहले जेरेमी काफी नर्वस हो रहा होता है। ये देख ब्लू उसके पीछे आता है और उसके कंधों पर अपना हाथ रख के बोलता है कि तुम ये कर सकते हो। एंड दैट्स इट, जेरेमी की पूरी नर्वसनेस दूर हो जाती है एंड फाइनली इनका भी कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से वापस आकर ब्लू बी को गले लगा लेता है और उसकी तारीफ करता है। बी इस बात से काफी खुश होती है
और जाकर अपनी दादी से मिलती है। लेकिन उसकी दादी बताती है कि बेटा तुम्हारे पिता हार्ट सर्जरी के बाद से अब तक होश में नहीं आए हैं। इस बात से बी काफी डर जाती है और जाकर काल से मिलकर उसको बताती है कि वो अब किसी और को नहीं खोना चाहती है। काल उसको बड़े प्यार से समझाता है कि तुम अपने पिता के पास जाओ और उन्हें अपनी स्टोरी सुनाओ। जब बी अपने पिता के पास जा रही होती है तब सारे इस रास्ते में खड़े होकर उसका हौसला बढ़ाते हैं। बी अंदर जाकर अपने पिता को स्टोरी सुनाती है कि कैसे मैं अपनी माँ के जाने के बाद एकदम अकेली पड़ गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे पास एक महफूज जगह थी। मेरे पापा ने हमेशा मेरा साथ दिया और कभी मुझको अकेला महसूस नहीं होने दिया। ये सब बोलकर बी रोते हुए शांत हो जाती है। तभी अचानक उसके पिता को होश आ जाता है। ये देख बी फौरन अपने पिता को गले लगा लेती है। वहीं वो बाहर ये खबर बाकी सभी इफ्स को देना चाहती है, लेकिन वो देखती है कि अब उसको इफ्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए बी एक गिफ्ट लेकर काल से मिलने जाती है। बी उसी दरवाजे के बाहर खड़ी होती है जहां काल और ब्लॉसम रहते हैं, लेकिन तभी उस रूम की ओनर आ जाती है और बी को बताती है कि बेटा इस रूम में तो कोई नहीं रहता। बी बड़ी कंफ्यूज होती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती है, इसीलिए वो वहां से चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। बी के फादर भी ठीक होकर घर वापस आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद बी यहाँ से जाने लगती है। तभी कार में सामान रखते वक्त उसका वही बॉक्स नीचे गिर जाता है जिसमें उसके बचपन का सामान रखा हुआ था। बी उसमें से एक पेंटिंग को देखती है जिसमें बी की फैमिली के साथ एक क्लाउन यानी कि जोकर भी बना हुआ था। ये देख बी को सब कुछ याद आ जाता है कि काल ही उसका इफ है। दरअसल अपनी माँ के जाने के बाद बी ये सब कुछ भूल गई थी। बी वापस भागकर उसी रूम में जाती है। पहले तो उसको कोई नहीं दिखता, लेकिन फिर वो अपनी इमेजिनेशन यूज करती है और शज़ैम सभी लोग उसकी आंखों के सामने आ जाते हैं। इसके बाद लास्ट में हम देखते हैं कि बी के फादर ठीक उसी तरह से किसी और से टकराते हैं जैसे काल की से टकराया था, यानी कि बी के फादर का इफ कीथ था। और इसी खूबसूरत से अंत के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको इस स्टोरी को सुनकर अपने बचपन का कोई भी खिलौना याद आया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी फिलहाल तो इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई मजेदार कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।